Welcome all health lovers. I welcome all of you to today's session. और आपने देखा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खतरनाक है। हाउ टू स्टॉप किलिंग योर चिल्ड्रन। ये अजीब नहीं लग रहा है टॉपिक? कौन मारता है अपने बच्चों को? बट अगर मैं बताऊंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि जब से बच्चा आपके वूम में आता है तभी से आप उसको मारना शुरू करते हैं। और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक मारते रहते हैं। और तभी तक नहीं, अगले जनरेशन को भी मारते रहते हैं। तो कुछ ऐसी सच्चाइयां आपके सामने मैं रखने वाला हूं जिसको सुन करके शायद आपका दिल दहल जाएगा। तो मैंने आज के मैसेज में ये भी लिखा था कि जो चीजें फ्री में मिलती हैं उसको ये मत समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है या यहाँ पे आपको कुछ बेचा जा रहा है। तो यहाँ ये बिल्कुल भी कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है। ये नॉलेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सच्चाइयों से अवगत कराया जाता है। बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाई हैं। शायद आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं इसलिए, या शायद आपको प्रॉपर मीडियम नहीं मिला है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आज का हमारा पूरा जो सेशन रहेगा वो इसी के ऊपर फोकस रहेगा कि आखिर आप अपने बच्चों को क्यों मार रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक जितने भी सेशन में लोग हैं सब मुझसे वाकिफ हैं, बाहर का कोई है नहीं, तो मुझे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू नो मी ऑलरेडी। तो एक चीज़ आपको बता दूं सेशन ऑन करने के पहले कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास पढ़ने के लिए आंखें होती हैं और सुनने के लिए कान होता है। क्योंकि आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में 98% लोगों के आंख और कान बंद हैं। वो बस देखने के लिए खुले हैं लेकिन वास्तव में वो बंद है। क्योंकि मैंने जो मैसेज दिया वो करीब मुझके मुझे लगता है कि 500 लोगों के पास पहुंचा होगा। लेकिन उन 500 लोगों के पहुंचने के बाद केवल आई थिंक 23 लोग यहाँ पे हैं, 22 लोग, 22 लोगों के पास आंखें हैं और यहाँ पे आने के बाद सुनने के लिए कान है और एक खुला दिमाग है जिसके तहत वो कुछ नया जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपके आइडियाज तभी एक्टिवेट होंगे जब आप दूसरे के आइडियाज को सुनेंगे। आपको कुछ तो एहसास होगा कि हाँ चलो आज हमने ये सीखा। लेकिन 98% लोग ऐसे हैं जिनको सब पता है। दे नो एवरीथिंग। ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में जो उनको नहीं पता है। ठीक है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आपने ये डिसीजन लिया कि चलो आज कुछ सीखते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो माइंडसेट है, हमें ऐसा होना चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। कोई नई पॉसिबिलिटी मिल जाए, कहीं से कुछ नया सीखने को मिल जाए, उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, अपने लाइफ में उसे उतार लिया जाए। और मैं अपने हर एक वर्कशॉप में, हर एक सेमिनार में यही कहता हूं कि आप इंफॉर्मेशन तो गेन करो लेकिन उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करो, लाइफ में अप्लाई करो, तभी आप बुद्धिमान कहे जाओगे। क्योंकि जो मैं नॉलेज देने वाला हूँ ऐसा नहीं कि दुनिया से बाहर है। आज तक कभी ऐसा किसी ने बात नहीं किया, सबने किया है और ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेज हैं। बस मैं फोकस करके ऐसे घोड़े की तरह आपको दिखा रहा हूँ कि आप इधर देखो, आप जो है वो भटके हुए हो, आप रास्ते पे आ जाओ। क्योंकि श्री अरबिंदो ने कहा था कि आप अपने मन को जब साफ रखेंगे, आपने अपने शरीर को साफ रखेंगे, खाली रहेगा तभी तो भगवान उसमें कुछ डालेगा। अगर पहले से ही सब कुछ भरा हुआ, आपने सोच लिया पूरा भरा हुआ है, मेरा दिमाग तो नॉलेज से भरा हुआ है, कुछ खाली नहीं है डालने के लिए, किस लिए ज्वाइन करना है सेशन को? तो अपने दिमाग को खाली रखिए, अपने मन को खाली रखिए, अपने पेट को खाली रखिए ताकि भगवान उसमें कुछ डाल सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम अपने बच्चों को कैसे मार रहे हैं। जिस दिन से बच्चा आपके वुम में, आपके गर्भाशय में आता है, उस दिन से आप उसको मारना शुरू कर देते हैं। और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक उसे मारते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है?
आपने कभी देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपसे कहीं कहीं एक फॉर्म भरवाया जाता है, किसी किसी हॉस्पिटल में, सारे में नहीं, जिसमें यह भरवाया जाता है कि आपके माँ को कौन सी बीमारी थी, आपके पिता को कौन सी बीमारी थी, क्या आपके पिता को डायबिटीज थी, क्या आपके माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, क्या उनको अस्थमा था। ये क्यों भरवाया जाता है, आपने कभी सोचा है? कोई इसका जवाब देगा? सर, आनुवंशिकता होता है जो कि एक हेरिडिटी से दूसरी हेरिडिटी में ट्रांसफर होते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इसका मतलब जो रोग आपको है वो ही रोग आपके बच्चों को होने वाला है, या फिर आपके माँ बाप को जो रोग था वो रोग आपको आ चुका है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप अपने रोग को ठीक कर लेंगे तो ये दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं होगा? क्या भी कभी आपने इस बात को सोचा है कि अगर मैंने अपने सारे रोगों को ठीक कर लिया तो ये मेरे बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगा और उसके आगे वाले जनरेशन में भी ट्रांसफर नहीं होगा? मेरे पिता को शुगर था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी होगा ही होगा। अगर मैं अपने आप को सुधार लूं तो नहीं होगा, अच्छी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दूं तो नहीं होगा, बैलेंस डाइट लूं, योगा करूं तो नहीं होगा। तो इस बैरियर को कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन चलता ही जाएगा। तो अगर आज आप बीमार हैं तो आप खुद को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप आने वाले जनरेशन में अपने बच्चों को भी तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो 72% चांसेस हैं, एज पर रिसर्च 72% चांसेस है कि आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी और कैसे होगी, वो समझने के लिए हमने आज ये सेशन रखा है। आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो बच्चे को भी होगी, आपको अगर थायराइड हो बच्चों को भी होगी, आपको अगर साइनस है, माइग्रेन है, बच्चे को भी होगी। चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है, अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा। तो आज अगर आप बीमार हैं तो ये मत सोचिए कि मैंने तो जिंदगी काट ली, मेरी जिंदगी तो कट गई, अब बच्चे को देखने दो। नहीं, आप बच्चों को मार रहे हैं रोज। बीमार खुद हैं लेकिन मर बच्चे रहे हैं, क्यों? ये समझने की जरूरत। तो इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। एक कि हम अपने बच्चों को गर्भाशय में आते ही कैसे मारते हैं, और दूसरा जन्म लेने के बाद उसे कैसे मारते हैं, और मारते ही चले जाते हैं। ये बच्चा गर्भाशय में आया तभी से आपने माँ के पेट में वो लंबी लंबी टैबलेट डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे कैल्शियम का नाम दिया जाता है, आयरन का नाम दिया जाता है, जिसमें ना ही कैल्शियम होता है और ना ही आयरन होता है। कभी आपने उसको टेस्ट किया है कि इसमें कैल्शियम है, आयरन है या नहीं है? और अगर होता तो बच्चे तो बिल्कुल घोड़े के बच्चे की तरह ताकतवर पैदा होते, कभी कोई बीमारी ही नहीं होती। पूरा आयरन और पूरा कैल्शियम ठूस ठूस के खिलाया है डॉक्टर ने। नहीं मन है तो भी लेडीज को खाना ही पड़ता है। तो फिर इतनी सारी बीमारियां बच्चों को पैदा होने के बाद क्यों होती है? क्योंकि ये जो जितनी दवाइयां हैं सारी ड्रग्स हैं, ये बच्चों को खिलाने के पालने के लिए थोड़े बनी है। लेकिन अब चूंकि आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई जाके सब्जी खरीद के खाओ, बाजार से फल खरीद के खाओ। अगर ऐसा तो डॉक्टर के पास जाना ही क्यों था भाई? डॉक्टर तो कहे भाई मेरे पास आए हो तो मैं दवाई दूंगा, आपको दवाई लिखूंगा, आप ये खाओ और इसकी मुझे फीस दो। तो वहां से हम बच्चों को मारना शुरू करते हैं, वुम्ब के अंदर ही प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आर्टिफिशियल दवाइयाँ खिलाते हैं। भगवान ने क्या बोला था कि बच्चे जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो ये दवाइयाँ खाना है बड़ी बड़ी। और आज से जब 500 साल पहले, 1000 साल पहले ये दवाइयाँ नहीं होती थी तो भी बच्चे पैदा होते थे और बहुत हेल्दी पैदा होते थे। जैसे ही हम शरीर के अंदर ड्रग्स को डालना शुरू करते हैं, ऐसी दवाइयों को डालना शुरू करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, तो वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। भगवान ने बच्चों को पालने के लिए दवाइयां खाना जरूरी है ये नहीं बताया कभी, या फिर किसी भी काव्य, महाकाव्य और उपनिषद में नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी वो इतनी लंबी लंबी कैल्शियम की गोलियां देता है। आपको पता है कैल्शियम खाने से, अगर आपने 1 साल कैल्शियम खा लिया तो आपकी किडनी में स्टोन हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम खाना अलग चीज है और पचाना अलग चीज है।
अगर आप उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपके कैल्शियम का कंजम्पशन पूरा हो सके, तो आपके किडनी में स्टोन हो जाएगा। तो वहीं सारे डिफेक्ट बच्चों में शुरू हो जाते हैं। और जब तक वो बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, आप दवाइयों पर दवाइयां, इंजेक्शन पे इंजेक्शन जो दे रहे हैं, वहीं से आप बच्चों को मारना शुरू करते हैं। उसके बाद जब उसका बर्थ होता है, बचपन से पैदा होते ही तरह तरह के हम उसे वैक्सीन देना शुरू करते हैं। अब वैक्सीन जो बनी है, सारे बच्चों पे तो टेस्ट नहीं की गई है। हर किसी की का शरीर जो है अलग अलग होता है, किसी का टेंडर होता है, किसी का हार्ड होता है, कोई झेल पाता है, कोई नहीं झेल पाता है। अब उस वैक्सीन की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोविड की वैक्सीन बहुत सारे लोगों को लगी, कोई अंधा हो गया उसी में। किसी को कोई डिफेक्ट आ गया, किसी को कोई डिफेक्ट आ गया, क्योंकि शरीर तो उसके लिए बना ही नहीं था, बट ये बचाना था सबको। तो भाई सरकार ने अभियान चलाया, सबको इंजेक्शन दे दो। बहुत सारे लोग इसमें डिसेबल हो गए। लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है जो हम बच्चों के साथ इतना अन्याय करते हैं? बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं जो 2-3 महीने में, 6 महीने में बच्चों का दूध छुड़ा देती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देती हैं। या हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के बर्थ के बाद जो बॉडी को केयर देना चाहिए, जितना न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो दूध नहीं बनेगा। डिलीवरी के पहले भी वही रोटी चावल खा रहे थे, और डिलीवरी के बाद भी वही रोटी चावल खा रहे हैं, तो कहाँ से बनेगा? समय के हिसाब से अपने बैलेंस डाइट को बैलेंस नहीं किया आपने, तो उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? दूध तो बंद हो गया, नतीजा कौन भुगत रहा है? माल न्यूट्रिशन से कौन सफर कर रहा है? आपका बच्चा। कब तक? पूरी लाइफ। पूरी लाइफ वो माल न्यूट्रिशन का शिकार रहेगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही जिम्मेदार हैं। वो हमेशा कुपोषण का शिकार रहेगा। चलो, आप सोच रहे हो कि चलो मेरा बच्चा तो हो चुका है, अब आगे क्या? अब मेरा बच्चा तो बड़ा हो रहा है। अगर मान लो कि आपके परिवार में किसी को थायराइड है, किसी को अस्थमा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, कोई भी एक रोग है, तो आखिर वो रोग क्यों हुआ? आपने कभी सोचा क्यों हुआ? भगवान ने तो नहीं बना के भेजा था। वो इसलिए हुआ कि आपके फैमिली का इकोसिस्टम खराब है। आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है कि क्या खाने पे क्या ठीक होगा। क्योंकि सारा रोग जो है केवल खाने से ठीक होता है, और खाने से ही होता भी है। ठीक है। तो अगर इकोसिस्टम ही खराब है, तो जो आप खा रहे हो वही आपके बच्चे भी खा रहे हैं। आप बीमार हो तो बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। तो आपको डायबिटीज है तो बच्चों को भी होगी। आपको बीपी है तो बच्चों को भी होगी, क्योंकि इकोसिस्टम खराब है, पूरा परिवार का खाना पीना, पूरा संस्कार ही खराब है। तो वही बच्चों के साथ भी होगी, और वही उनके बच्चों के साथ भी होगी। तो यहाँ मोदी जी 2047 की बात करते हैं, मैं 2090 की बात करता हूँ। 2090 तक पूरा सिस्टम ऐसे का ऐसे रहने वाला। जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन, आप अपने बच्चों को कुपोषण का शिकार बनाते चले जा रहे हैं। 3 जनरेशन है इसमें इन्वॉल्व। 3 जनरेशन आर इन्वॉल्व। एक आपका खुद का जनरेशन, एक आपके बच्चों का जनरेशन, और एक आपके ग्रैंड चिल्ड्रन का जनरेशन। तीनों को खराब कर रहे हैं आप। तो इससे पहले कि आप ये सोचिए कि बच्चों को सुधारना है, पहले खुद को सुधारना है, अपने घर के इकोसिस्टम को सुधारना है, संस्कारों को सुधारना है। बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे उसे। आप कहते हैं कि बच्चे बड़ा कमजोर हैं, एनर्जी नहीं है बच्चों में, तो उसे पहले खुद में देखिए। आपकी खुद की एनर्जी कमजोर है, इसलिए बच्चे की कमजोर है, क्योंकि इकोसिस्टम खराब है। आप कहेंगे बच्चा फल फूल नहीं खाता है, सब्जी नहीं खाता है, खुद को पहले देखिए आप कितना खाते हैं। इकोसिस्टम खराब है। 12 साल 15 साल में बच्चों को आजकल डायबिटीज हो जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि माँ बाप की भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी एक को है।
तो घर का पूरा इकोसिस्टम ही खराब है, तो बच्चे का भी खराब होगा। तो पहला स्टेप आपको खुद ही लेना है, बच्चे फिर अपने आप उसको फॉलो करेंगे। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, हाउ टू स्टॉप किलिंग योर चिल्ड्रेन, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन है कि आप अपने आप को सही कीजिए, हेल्दी बनिए, और इस ट्रेडिशन को ब्रेक कीजिए एक जगह पे, कि अब इसके आगे वाले जनरेशन में ये रोग तो नहीं जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा या मैं नहीं जाने दूंगी, मुझे हेल्दी रहना है। नहीं तो ये दर बदर ऐसे ही ट्रांसफर होता चला जाएगा, जनरेशन बाय जनरेशन होता चला जाएगा, और आपके बच्चे सफर करते रहेंगे और वो फॉर्म में भरेंगे, हाँ मेरे पिता डायबिटीज के शिकार हैं, मेरे माँ ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, तो डॉक्टर कहेगा फिर आपको भी होगा। लेकिन अगर आप यौगिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं यौगिक लाइफस्टाइल में वो कौन सी चीजें जो आपको पता नहीं। आपको ये एक पता नहीं है कि सर्केडियन रिदम क्या होता है। मैं बता दूं कि 2017 में इस इन्वेंशन के लिए मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन कितने लोगों ने इस जानकारी को हासिल किया कि आखिर वो ऐसा क्या था जो 2017 में खोजा गया था जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये कुछ खास नहीं था, ये इंडिया में हमारे ऋषि महर्षि जो थे वो 5,000 साल पहले करके चले गए थे, आज उसके लिए नोबेल प्राइज लोग ले रहे हैं। अब ये क्या है सर्केडियन रिदम, इसका मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा, व्हाट इज दिस सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम कहता है कि एक प्लग है और एक सॉकेट है, ठीक है, एक प्लग है और एक सॉकेट है। जैसे आपने प्लग को सॉकेट में इंसर्ट कर दिया तो आपके अंदर बिजली आनी शुरू हो गई। घर में पंखा का प्लग देखा होगा आपने, मोबाइल का प्लग देखा होगा, चार्जर देखा होगा। तो सर्केडियन रिदम जो है वो नेचर है, नेचर का एक प्लग है, सॉकेट है, जिसमें 3 छेद बने हुए हैं। और आपका जो शरीर है वो चार्जर है, जिसमें कि 3 प्लग हैं। जैसे ही आपने उसको इंसर्ट किया नेचर के साथ, जैसे ही आपने नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया, तो आपके सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। यही है सर्केडियन रिदम। अब इसको धीरे से समझते हैं अच्छे तरीके से, क्या है ये। सर्केडियन रिदम कहता है कि आपको 6 बजे शाम के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आपके बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, और आप खाएंगे तो खाना सड़ेगा, पचेगा नहीं। सर्केडियन रिदम कहता है कि सुबह 4 बजे आपका स्लीपिंग हार्मोन बंद हो जाता है। सुबह 4 बजे आपका स्लीपिंग हार्मोन बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आप सोते हैं तो वो लेजीनेस है, आलसपन है, नींद नहीं है। नींद तो 4 बजे तक आपको पूरा कर लेना है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। जब रात को 2 बज रहे होते हैं तो हम सबसे ज्यादा स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप होता है हमारा। और सुबह 4:30 बजे हमारे शरीर का टेम्परेचर सबसे कम होता है, और इस टाइम पे नींद सबसे ज्यादा आती है, और इसी टाइम पे हार्मोन का बनना भी बंद होता है। तो इस टाइम पे उठना बड़ा मुश्किल है, 4:30 बजे उठना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग उठ गए उन्होंने जंग जीत ली। और आपका कॉर्टिसोल 7 बजे एकदम पीक पे रहता है, स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, आपका स्ट्रेस हार्मोन है। तो सुबह 7 बजे आपका स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा होता है नेचर के हिसाब से। आपको जितने जिंदगी के टेंशन होंगे सुबह 7 बजे सबसे ज्यादा आएंगे। पिछले वाले बीते हुए दिन के टेंशन, आज के टेंशन, कल के टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, ये सारे सुबह 7 बजे हाजिर होने वाले हैं, नेचर कहता है। तो क्या करना चाहिए, इस 4:30 से 7 बजे के बीच में अपने बॉडी को चार्ज कर लो आप, और अपने आप को तैयार कर लो ढाल तलवार लेकर के कि टेंशन तू आ, मैं तैयार हूं।
लेकिन अगर नहीं करेंगे, 6 बजे तक 7 बजे तक सोते रहेंगे, तो वो टेंशन आपको ज्यादा होगी। ये जो टाइम होता है ओवर थिंकिंग का टाइम होता है। 7 से 8 बजे वाला टाइम जो होता है ओवर थिंकिंग का टाइम होता है। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, सुबह सुबह, अगर वो अपने बॉडी को मोबिलिटी के अंदर नहीं रखते हैं तो। 10 बजे का जो टाइम होता है, अभी टेंशन वाले रास्ते से गुजरने के बाद हाई अलर्ट हो जाता है। 10 बजे हमारा शरीर मोस्ट अलर्ट होता है। इस टाइम पे, 10 बजे के टाइम पे, हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम पे हमारे डिसीजन लिए हुए सारे सही होते हैं। हमारे अंदर कैपेबिलिटी रहती है, करेज रहता है, हिम्मत रहती है, एनर्जी रहती है। आप इस चीज को महसूस कीजिएगा। 7 से 8 बजे आपका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन जाएगा, अगर आपने अपने बॉडी को मोबाइल नहीं रखा है तो, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन नहीं किया है, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन जाएगा। लेकिन 10 बजते बजते फिर से आपका एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये नेचर कहता है। और ये अलर्टनेस आपका 10 बजे से 3 बजे तक रहता है। उसके बाद 3:30 बजे आपका जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेशन के लिए रेडी होता है। माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा 3:30 बजे शुरू होता है। और इस टाइम पे नींद आती है। जैसे ही माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट करना शुरू करते हैं तो नींद आती है। ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि हम, अगर हमें नींद आ रही है तो हमारा बॉडी जो है हेल्दी है, अदर देन वो सुबह 4:30 से 7 वाला। और शाम को 5 बजे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फील होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर आप शाम को फील करते हैं एज पर नेचर, 5 बजे। और यही टाइम होता है आपको खाना का खाने का। अगर आपने इस टाइम पे खाना खा लिया 5 से 6 बजे के बीच में, तो आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, ताकत इतनी ज्यादा है कि आप कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट हो जाए। और अगर ये टाइम मिस हो गया तो 6:30 बजे आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। शाम को 6:30 बजे आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका खाना पाचन करने की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर की एनर्जी कहाँ लग गई, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने में। तो इसलिए 6:30 के पहले आपको खाना कंप्लीट कर लेना। नहीं करेंगे तो वही, हमने नेचर से अपने प्लग को बाहर निकाल दिया। और रात को 9 बजे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, मेलाटोनिन राइज होता है। मेलाटोनिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती आप उनसे पूछिएगा, वो एक गोली खाते होंगे जिसका नाम है मेलाटोनिन। वो 1800 रुपए की आती है शायद, 50 या 60 गोलियां ऐसे कुछ आती है। ये मेलाटोनिन अगर आपके शरीर में नहीं बन रहा है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, गोलियों के नाम पे उसको लेना पड़ेगा। मेलाटोनिन का काम होता है आपको अच्छी नींद देना। वो कितने बजे शुरू होता है? 9 बजे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितने बजे सोते हैं। सोने वाला हार्मोन 9 बजे निकलना शुरू हो गया, लेकिन अगर आपने उस हार्मोन को यूज ही नहीं किया, 10 बजे भी नहीं सोए, 11 बजे भी नहीं सोए, 12 बजे भी नहीं सोए, 1 बजे जाके सो रहे हैं, 2 बजे जाके सो रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो एक्सेस हार्मोन निकल गया और यूज नहीं हुआ, तो अब ये हार्मोन पॉइजन बन जाएगा, ये जहरीला बन जाएगा और आपको खाना शुरू कर देगा, जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। आपके दिमाग में एंग्जाइटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। और उसका रिजल्ट आपके सबसे पहले चेहरे में पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, मुहासे, यहाँ से शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बॉडी आपको सिम्टम नहीं देता है, वो आपको हर बार सिम्टम देता है, भाई सुधर जाओ। इतने सारे मुहासे दे दिए, चेहरा जो है वो मधुमक्खी का छत्ता बन गया, फिर भी नहीं सुधर रहे हो। तो 9 बजे आपको प्रयास करना है, 9 से 10 तक सो जाना है। और 9-10 बजे से सुबह 4:30-5 बजे तक आपको सोना है। हमने मॉर्निंग सेशन 5 ही बजे क्यों रखा है या 5:30 बजे क्यों रखा था? क्योंकि हमें पता था कि इस टाइम पे अगर आप उठ गए तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाओगे। आप कुछ ना भी करो, केवल सुबह उठ जाओ तो आधी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। टाइम से सो जाओ और टाइम से उठ जाओ।
तो ऐसा नहीं मैं पहली बार कर रहा हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज बहुत पुरानी कहावत है। जल्दी सो जाओ और जल्दी जग जाओ। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। तो आप अपनी स्लीप पैटर्न को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप सुधारेंगे तो आपके बच्चों का सुधरेगा। नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में है तो बच्चा ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में है। कोई डाउट ही नहीं है। जो जो बीमारी आपको है वो सारी आपके बच्चों को ट्रांसफर आप कर रहे हैं। इनहेरिटेंस। क्या दे रहे हैं बच्चों को इनहेरिटेंस में? बीमारियां। देना चाहिए रुपए पैसे जमीन जायदाद, लेकिन दे रहे हैं बीमारियां। क्यों इतनी नाइंसाफी बच्चों के साथ भाई? क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? तो इससे पहले कि आप ये सोचिए कि बच्चों को सुधार देते हैं, नहीं, पहले खुद को सुधार लीजिए। शरीर में जितनी बीमारियां हैं उसको गिन गिन के मिटा दीजिए। योग से जुड़िए, मेडिटेशन से जुड़िए, नेचर से जुड़िए। अपने खान पान को ठीक कीजिए और अपनी बीमारियों को खत्म कीजिए। सारा समाधान नेचर के अंदर भरा पड़ा है। जब हम मेलाटोनिन को यूज करते हैं, जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, मैं डॉक्टर के लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करने की बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो सूरज और चंद्रमा के साथ होता है। आपको पता है चंद्रमा के अंदर इतनी ताकत होती है कि समुद्र की लहरों को लंबा कर देता है, बड़ा कर देता है। टाइड्स बढ़ जाते हैं जैसे ही शाम होती है, मून निकलता है, टाइड बड़ी हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती है। तो इतना पावर है सन और मून के अंदर। तो जैसे ही मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू होता है, हमारा माइंड जो है वो नेचर से कनेक्ट हो जाता है। सन और मून के साथ हमारा कनेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन सोएंगे ही नहीं तो क्या होगा? ऐसे मोबाइल लेके और मूवी देख रहे हैं 12 बजे रात तक, तो क्या होगा? कोई कनेक्शन ही नहीं, नेचर के साथ तोड़ दिया आपने कनेक्शन। और उसकी वजह से आपके स्लीप में प्रॉब्लम होना शुरू होगा। जब आप मेलाटोनिन को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने मान लीजिए यहाँ पे 9 बजे आपने जगे हुए हैं, ठीक है। 9 बजे अगर सो गए तो आपको पूरी डीप स्लीप आएगी। लेकिन नहीं सोए तो क्या होगा? मान लीजिए आप यहाँ पे 12 बजे सो रहे हैं, 12 बजे यहाँ पे अवेक हैं, सोएंगे तो आपको नींद आएगी, डीप स्लीप। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये नींद यहाँ पे जाके खुल जाएगी, नींद टूट जाएगी, क्योंकि आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया है। ठीक है। फिर प्रयास करेंगे, थोड़ी देर लेटे रहेंगे, आंख बंद करके, फिर थोड़ी नींद आएगी, फिर थोड़ी देर बाद खुल जाएगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा एक वेव की तरह, नींद का आना खुलना। और जब ये होगा तो दिमाग में कुछ ना कुछ कहानी चलेगी। आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, जैसे ही ये नींद खुलेगी आपकी कहानी चालू हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसी कहानियां आएंगी जो आपने अपने मन से गढ़ा हुआ है, नहीं आपके साथ कभी हुआ है और ना होने वाला है, बस आप अपने मन से उसको गढ़ते चले जा रहे हैं। कोई ना कोई कहानी चल रही है। कभी आप नाव में सफर कर रहे हैं, कभी जहाज में सफर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि समय से सोया जाए और इस चीज को सीरियसली लिया जाए, अपने लिए नहीं, आने वाले 2090 के लिए, अगले 3-4 जनरेशन के लिए। अब हम कुछ कॉमन हेरिडिटरी डिजीज की बात करेंगे जो लोग अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। वो कौन कौन सी कॉमन डिजीज हैं जो हम अपने से अपने आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं? पहला डिजीज है डाउन सिंड्रोम, जिसमें आप देख रहे हैं बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से ही लग रहा होगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका फिजिकल ग्रोथ एक नॉर्मल बच्चे के जैसा नहीं हो रहा है। इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दिमाग जो है, नॉर्मल बच्चे से कम है। तो ये किसी पेरेंट्स ने अपनी डिसेबिलिटी से इस बच्चे को ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम ट्रांसफर होते ही बच्चा डिसेबल होना शुरू हो जाता है। बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं, सारी की सारी गलती उन दो पेरेंट्स की है जिन्होंने डिसाइड किया कि हम बच्चा करेंगे। दूसरा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म लग रहा होगा बट मैं बड़ी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है। हमारे सांस की जो नली है
तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सांस की नली जो है एक में ब्लॉक है और एक में सांस की नली खुली है। जो ब्लॉक है उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, और जो ब्लॉक नहीं है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। सांसों की समस्या, सांस की जितनी समस्याएं होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं 70 to 72% केसेस में। माँ बाप अपने बच्चों में इसे ट्रांसफर कर देते। बच्चा जैसे 12 से 15 साल का होता है, खर्राटे मारना शुरू करता है। क्यों खर्राटे मार रहा है? सांस की नली जो है वो छोटी पड़ गई है, तो वो खर्राटे मार रहा है। खर्राटे मारना बहुत ही गंदी बीमारी है। जो कोई खर्राटे मार रहा है, आप समझ लो कि या तो उसको फैटी लीवर है, या तो कोलेस्ट्रॉल है, या तो उसका लीवर खराब है, या तो सांस की नली बंद है। कोई ना कोई बहुत ही गहरी समस्या है। इसमें हमेशा खांसी आएगी, हर बार निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत, कितना भी खिला दो वेट का नहीं बढ़ना। जो स्टूल होगा हार्ड हो जाएगा बिल्कुल से, बाहर निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा तो बिल्कुल कभी लूज हो जाएगा एकदम से। बाउल मूवमेंट होगा नहीं, 3 3 दिन तक पॉटी नहीं होगी। तो ये सब जो है वो बच्चे ने क्या किया, इनहेरिट किया है, माँ बाप से इनहेरिट किया है, लिया है उसने। समस्या माँ बाप के अंदर है, बच्चे के अंदर नहीं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही डेंजरस बीमारी है थैलीसीमिया, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, इतनी खतरनाक बीमारी है ये। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनका शेप ही बदल जाता है और वो टूट जाती हैं आपस में, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और हर हफ्ते में एक बार उस इंसान को खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये एनीमिया का हाईएस्ट, एनीमिया का ग्रैंड फादर है थैलेसीमिया। हमेशा वीकनेस रहेगी, चेहरा शरीर पीला पड़ा रहेगा, बोन जो है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, पेट हमेशा फूला फूला रहेगा। बहुत ही गंदी बीमारी है। तो ये भी ट्रांसफर होके आती है माँ बाप से। अगर माँ बाप को हीमोग्लोबिन कम है और उन्होंने बच्चा पैदा करने का जिम्मेदारी ले लिया है कि हम बच्चा पैदा करेंगे, तो चांसेस हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया एनीमिया नाम की बीमारी वो ट्रांसफर हेरिडिटरी में दे सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होने की कगार पे है तो अपने आप को पहले चेक कर लें, आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन बराबर है कि नहीं है, आप पूरा स्वस्थ हैं कि नहीं है। बीमार शरीर में बीमार ही बच्चा पैदा होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। जब माँ ही बीमार है तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चा जो है वो स्वस्थ होगा, वो पैदा होता ही बीमार होना शुरू हो जाए। बहुत ही सीरियस इशू है ये। डायबिटीज, इंडिया में आज के डेट में 22 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। 22 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। और इसमें मैक्सिमम जो है टाइप 2 की डायबिटीज है। और ये भी हम ट्रांसफर करते हैं अपने अगले जनरेशन में, बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। अगर माँ बाप को डायबिटीज है तो रिसर्च के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 30% चांसेस हैं कि टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में ट्रांसफर होगी, और 72% चांसेस हैं कि टाइप 2 डायबिटीज आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाए। 30 to 72%। तो इसका मतलब आप ऐसा कोई स्टेप ले ही नहीं रहे हैं कि आपके बच्चों को बीमारी ना हो। सोचिए कितना सीरियस कंसर्न है। अगला है ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बच्चों को भी होगी, चांसेस हैं। अगर आपने कोई करेक्टिव स्टेप नहीं लिया तो, आपने सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं किया तो, लेकिन आप चाहें तो आप इस रिदम को यहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह मैं तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह की तमाम सारी बीमारियां हैं जो हेरिडेटरी होती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। तो अगर आप माँ हैं, पिता हैं, तो आज से ये सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए कब्र क्यों खोद रहे हैं।
आप अपने आप को सही करने की कोशिश कीजिए, ताकि हेरिडिटरी ट्रांसफर होना बंद हो जाए। सो योगिक लाइफ स्टाइल इज द सेवियर, नेचर इज द सेवियर। प्रकृति से जुड़ जाइए, प्रकृति जो दे रहा है उसको खाना शुरू कीजिए। जानवरों को खाना बंद कीजिए, चिड़ियों को खाना बंद कीजिए, सी फूड खाना बंद कीजिए। नेचर से जुड़ जाइए। कोई भी चीज हाथ में ले रहे, देखिए ये एनिमल प्रोडक्ट है कि प्लांट प्रोडक्ट है। प्लांट है तो खाइए, एनिमल है तो मत खाइए। तो ये इकोसिस्टम है। घर में अगर एनिमल फूड आएगा तो आप भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। तो आपने तो इकोसिस्टम आपको सुधारना है ना, तभी ये ट्रांसफर रुकेगा यहाँ से। घर में चॉकलेट, मैगी, पास्ता ये कौन लेके आता है? आजकल आप कहते हैं बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं। शुरू किसने किया था? बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, बहुत ही सीरियस कंसर्न है। शुरू किसने किया था? बच्चों का तो काम ही है जिद करना। सपोर्ट किसने किया? तो माँ बाप ही करते हैं। और उसके बाद कहते हैं मेरे बच्चे बिगड़ गए, बात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब आपने रोका ही नहीं, बीच में रोक तो कुछ किया ही नहीं। पैम्परिंग की, जो मांगा वो दे दो। आज चॉकलेट, कल चॉकलेट, परसों चॉकलेट, भर भर के चॉकलेट। कभी बिस्किट, कभी मिक्सचर, कभी गोलगप्पे, सब खिलाया, जी भर के खिलाया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो प्यार को प्यार में दिखाइए, उसको जहर क्यों खिला रहे हैं? अब आपको बता दूं मैं कि यौगिक लाइफस्टाइल क्या होता है। यौगिक लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहली चीज होती है, आपको बॉडी को मोबाइल बनाना होता है। मोबाइल मतलब कि गतिशील बनाना होता है। शरीर के अंदर हरकत करनी होती है। अगर आप हरकत नहीं करेंगे, बॉडी की सर्विसिंग नहीं होगी। इवन मशीन को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। बाइक को, कार को, साइकिल को, सबकी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। बस एक इंसान ही है जो कोई सर्विसिंग नहीं करता। चल रहा है तो चलने दो। बाइक की तरह जिस दिन खराब हो जाएगी तो ले जाके डॉक्टर के पास पार्क कर देंगे, गैराज में। चलो भाई देखो क्या हुआ इसके अंदर। जब तक चल रही है चलाते रहो, चलाते रहो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल जाके अपने कार और बाइक की सर्विसिंग करा लेते हैं। तो उनको उधर पार्किंग में सडनली जाके इमरजेंसी में खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अलर्ट हैं और उनको पता है कि मेंटेनेंस की जरूरत सबको पड़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सुबह आप मेंटेनेंस कीजिए, हर दिन सुबह अपने शरीर का मेंटेनेंस कीजिए। चाहे आप मेरे साथ आके कीजिए, चाहे आप अपने से कीजिए, चाहे कहीं और जाके कीजिए, कीजिए जरूर। नहीं तो ऐसे इमरजेंसी में एक दिन कभी जाके आपको गैराज में पार्क करना पड़ेगा। तो क्या योगा सभी लोग कर सकते हैं? एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, कैन एवरीबडी डू योगा? तो इसका आंसर है नहीं, सब लोग योग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका रीजन है कि करीब 90% लोग ऐसे हैं जो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। वो अपनी जिंदगी में इतनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं कि आप कितना भी कह लेंगे, वो उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ये सबके लिए नहीं। अगर आप चाहें कि आप अपने घर वालों को, परिवार वालों को, बच्चों को करा दें, नहीं करेंगे वो अगर वास्तव में उनके जिंदगी में सुख लिखा होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो एलिजिबिलिटी क्या है योगा करने की? एलिजिबिलिटी है विल पावर। अगर विल पावर है तो हर कोई कर सकता है, नहीं है तो आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। तो योगा का मतलब योगा नहीं है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो योगा नहीं, यौगिक लाइफस्टाइल है। क्या है यौगिक लाइफस्टाइल? यौगिक लाइफस्टाइल के अगर योगासना, प्राणायामा, मेडिटेशन, डाइट एंड कम्युनिटी सपोर्ट, जब ये सारे आपस में मिलते हैं तो बनता है आपका यौगिक लाइफस्टाइल। मतलब आप आसना भी कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, और आपको कब क्या खाना है, डाइट भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में कुछ लोग ऐसे साथ में होने चाहिए जो हमेशा आपको याद दिलाते रहें कि भाई हमने ये खाया फ्रूट, आप खाए कि नहीं खाए। तो हमारे ग्रुप में जो लोग हैं उनको पता है, दिन भर कोई ना कोई पपीता डाल देगा काट के, कोई तरबूज काट के डाल देगा,
कोई अनार छील के उसमें डाल देगा ग्रुप में, तो सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ये भी खा सकते हैं, चलो चलो आज हम भी खाएंगे। मोटिवेशन ऐसे बनता है, आज इनके घर में मिक्स फ्रूट का सलाद बना है, हम भी कल बनाएंगे। ऐसे मोटिवेशन बनता है, कम्युनिटी सपोर्ट। नहीं तो हम तो अपने घर में एक चूहे के बिल की तरह रहते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या नया अपनाए, रोज वही खाना, रोज वही सब्जी, रोज वही चावल। तो जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो यौगिक लाइफस्टाइल का निर्माण होता है, एंड दिस इज द बेस्ट लाइफस्टाइल जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं, थोड़ी सी बात करूंगा मैं योग की, योग का क्या रोल है। जब आप योग करते हैं तो आपके बॉडी से जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, चार हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, DOSC, डी फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन। बहुत ज्यादा मैं मेडिकल टर्म में नहीं जाना चाहता हूँ। ये चार हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपके शरीर को हेल्दी रखते हैं। और योग एकमात्र ऐसा चीज है जिसमें चारों हार्मोन को रिलीज करने की क्षमता है। आप देखिए यहाँ पे, गेट मूविंग, जैसे आप मूव करना शुरू करेंगे आपको डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। डांस, जैसे ही आप अपने पैरों को थिरकाना शुरू करेंगे ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सेरोटोनिन, योगा, बी इन द सन, जैसे ही आप ये करना शुरू होंगे सेरोटोनिन निकलना शुरू हो जाएगा। मूव योर बॉडी, एंडोर्फिन्स निकलना शुरू हो जाएगा। तो जितने हैप्पी हार्मोन्स हैं वो केवल एक चीज के अंदर मिल जाएंगे आपको, यौगिक लाइफस्टाइल के। बाकी चाहे आप जिम कर लें, जुम्बा कर लें, वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, सारों चारों के चारों एक साथ नहीं मिलेंगे। और जब आपको हैप्पी हार्मोन मिलना शुरू होंगे आप हैप्पी होना शुरू हो जाएंगे, एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। अभी आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने इनेबल कर दिया है अनम्यूट। तो सेशन बहुत अच्छा था। और सच में जो टॉपिक था ना उसको पढ़ के तो मैं भी हिली थी कि ये टॉपिक क्या है सच में। और मैं जानना चाहती थी कि सर का मोटिव क्या है इसमें। और कहीं ना कहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम ही अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं गलत कर जाते हैं। बट नॉलेज नहीं थी, चीजें समझ नहीं थी नॉलेज। लेकिन अब जो चीजें खराब हो चुकी हैं उसमें बड़े बच्चे भी आते हैं और छोटे बच्चे भी आते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे घर में भी एक बेटी है 9 साल की, तो उसने भी अपनी मदर का दूध ज्यादा समय तक नहीं पिया। अभी वो 9 साल की है। तो उसके लिए हमें मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि जो उसकी लाइफ में ये कंडीशंस ना आए, बीमारियां ना आए। मैंने दो ही चीज बताई है, एक पहले तो माँ बाप को खुद सुधरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा सर। जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए केवल बच्चा जिम्मेदार नहीं है, नहीं। घर का हर एक सदस्य जो उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है हर कोई जिम्मेदार है उसके। माँ बाप को स्वस्थ रहना पड़ेगा पहले, पहली चीज। दूसरी चीज, उस बच्चे को यौगिक लाइफस्टाइल का टेस्ट देना पड़ेगा कि यौगिक लाइफस्टाइल क्या होती है, अच्छा खाना क्या होता है, फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, आसनास क्या होते हैं, योग क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, ये सब उसको सिखाना पड़ेगा। तब वहां से वो बैरियर जो है वो टूटेगा, बैरियर ब्रेक होगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। तीन ही चीज होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, आपका पानी, आपका खाना, आपकी नींद। अगर ये सारी तीनों चीजें सही हैं आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन ना हमारा पानी सही है, पानी हम RO वाला पी रहे हैं रिफाइन करके, सारे उसके जो मिनरल्स हैं उसको निकाल के फेंक दे रहे हैं, और डेड वाटर, मरा हुआ पानी पी रहे हैं। खाना, वो सारे स्विगी और जोमेटो ने तो बर्बादी कर दिया है, मैगी, पास्ता, नूडल्स, ये सब ग्लू हैं, ग्लू आपके गट में जाके चिपक जाते हैं आटे की तरह। और नींद, मोबाइल खा गई। तो तीनों चीजें डिस्टर्ब हैं, तीनों बर्बाद है। जैसे ही तीनों को बैलेंस करेंगे
प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं सुबह में बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं 1 हफ्ते करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। हम दुनिया बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई आप ये करना शुरू कर दो, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं। सर फ्रूट्स बोलते हैं तो खाना नाम ही नहीं लेते हैं बच्चे लोग। तो पैम्पर आप ही ने किया है ना। नहीं सर, हम बहुत डांटते हैं फिर भी सुनते अब नहीं हैं। डांटने से क्या फायदा, बचपन में डांटा होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। पहला दिन जिसने मना किया था ना, जिस दिन, उस दिन मुंह में ठूसा होता डंडा लेके, तो शायद ये दिन ना आते। नहीं, फ्रूट्स खाने को थोड़ी ना मना किए हो। आप घर में देखो, जो रखोगे वही बच्चे खाएंगे। आप घर में फ्रूट्स की टोकरी भर के रख दो और खाना मत बनाओ, देखो बच्चे क्या खाते। किचन एक बंद दिन, कर दे। हाँ, किचन में ताला मार दो आप। सर एक दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर तो घर का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। अगर अगर इकोसिस्टम को सुधारना है तो पॉलिसी तो लानी पड़ेगी, नहीं तो इकोसिस्टम नहीं सुधरेगा। आप ये सोचिए कि घर में कितना कितना किलो फ्रूट ला के रखते हैं, कितने बार बच्चों को खाना रोकते हैं, तो बच्चे कूद के जाएंगे वहां पे, अरे चलो कुछ तो मिल जाए। समझ रही हैं। जी सर। सर ला के तो रखते हैं टेबल पे, लेकिन वो सामने देखती नहीं है, दूसरा चीज खोज के निकाल देती है। तो अब बना दीजिएगा, दूसरा चीज तो निकाल ही लेगी, वो उसको कट कर देना है। नो बिस्किट, नो मिक्सचर, नो जंक फूड, नो चावल, नो रोटी। फिर देखो आप, कोई गेहूं निकाल के थोड़े खा लेगा। हाँ जी। हाँ सर, बच्चा जो है खाना नहीं खा रहा, फ्रूट्स ही खा रहा दिन भर। ये देखो। इसे बोलते हैं इकोसिस्टम सुधारना। अमित सर ने वो पूरे पूरे फैमिली को सुधार दिया। सर वो ड्राई फ्रूट्स कभी निकालेगा कटोरी में, कभी हाथ में लेके खाता रहता है। देखो और वो खाना कह रहा कि नहीं खाएंगे, आज हम व्रत रहेंगे। बोला। क्या बात है। ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाए अमित आप। तब से हमने शुरू किया, तब से वो देख रहा है बस। हाँ देखो, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। थोड़ा सा सर एक चीज डिस्कस करनी थी, वो मतलब कुछ भी जैसे वो उसका फ्रूट ले लो एक पीस, तो जिद करने लगता है। अभी खैर 5 साल का है, 4.5 5 साल का। नहीं, अभी तो जिद करने की उम्र है, अब नहीं तो कब करेगा। तो रोने लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं लूंगा। नहीं, बच्चे को बच्चे रहने दीजिए। बट इको सिस्टम ना आपने बहुत बढ़िया किया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और हमारे यहाँ सबसे, सर बिस्किट यूज ही नहीं करते हम लोग। ये देखिए पूजा जी कर रही हैं, हमारे यहाँ बिस्किट और मिक्सर यूज ही नहीं करते हैं। क्या बात है। हमने मखाना मखाना भून के रखा है, वो वही खाता है। और ड्राई फ्रूट्स खाता है, फ्रूट्स खाता है। क्या बात है। और पालक की सब्जी पसंद है उसे, लौकी खाता है। तो जो बनेगा घर में वही खाएंगे, तो माँ बाप हाँ। स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। हाँ, बताता यही भी है कि सीक्रेट है। जी है, अच्छे से खाता है, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी बात है, यही सीक्रेट है। यही सीक्रेट मैं बताने की कोशिश कर रहा था आज। बहुत बढ़िया। बेस्ट पेरेंट्स फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन। थैंक यू सर। मोबाइल से ही Sir, I बंद was कर दे। waiting for my turn, sir. हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा था। सर नियर अबाउट 4 months हो गए सर आपके साथ जुड़े हुए। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस सर मेरी लाइफ में। मतलब मैं हाफ डे ही यूज करती सर। हाफ डे बाद मतलब इतना थका हुआ और सब कुछ। सर मैं क्या फील कर रही हूँ कि सर मैं 10:30 ऐसे सर मुझे नशा सा हो जाता है कि मतलब मैं उसके बाद जाग नहीं सकती। और सर सुबह 4 o'clock मेरी अपने आप विदाउट एनी अलार्म, बल्कि 3:45 अपने आप नींद खुल जाती है। तो सर लेकिन मैं रात को जाग नहीं सकती बिल्कुल भी सर, किसी भी सोशल फंक्शन में या कैसे मुझे क्विट करना पड़ता है सर। तो अच्छी बात है ना, अपने लिए तो थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करना ही पड़ेगा। जी सर, ये इतना फिक्स्ड हो गया मेरा, मैक्सिमम 11 है सर। बहुत उसके बाद बढ़िया। मतलब जी सर। योग के अंदर यही तो ताकत है।
आपके अंदर प्रत्याहार डेवलप कर देता है। जी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भूखे मर रहे हैं, स्ट्राइव हो रहे हैं। नहीं लगता स्ट्राइविंग सर, बिल्कुल भी नहीं नहीं। लगता है। सर पहले लेकिन व्रत में ऐसा लगता था कि कल व्रत है, आज क्या क्या खा ले, लेकिन अब वेट सर सच में इतना इजी हो गया सर, फास्टिंग बहुत इजी हो गया कि एंजॉय करने लगे हैं उसे, कि अरे वाह कल तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम हो जाएगा। किचन में नहीं जाना पड़ेगा। जी सर। अब व्रत से डर नहीं लगता सर। अब नहीं लगता। जी। मॉर्निंग सेशन हमारे 2 सेशन है, 5 से 6 और 6 से 7। और इवनिंग का सेशन बच्चों के लिए और साथ में एडल्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7। ठीक है। फीस जो है ये आपकी है 30, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की और 1 साल की। ये हमारी फीस है। ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यही बंद करेंगे विथ वन लास्ट मैसेज। सोने का अलार्म लगाइए, जगने का नहीं। जग जाएंगे अगर आप टाइम से सोएंगे तो जग जाएंगे। सोने का अलार्म लगाना शुरू कीजिए, जिंदगी में गुड बदलाव आने नाइट शुरू सर। हो जाएंगे। गुड नाइट।